गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल एंड बिजी इन योर प्रिपरेशन ऑफ end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior. He is called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे से ही होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकेथॉन्स में, मीटअप्स लगाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर्स से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिंच पिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो ये सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं डीबीएमएस का यूनिट 2। शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था एसक्यूएल क्या होती है, पर एसक्यूएल में जब हम कहते हैं एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो उसमें क्वेरी क्या होती है, व्हाट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, a query language is a language in which the user requests or retrieves some information from the database। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो है हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई डेटा रिट्रीव कर पाए डेटाबेस से। द क्वेरी लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज हायर लेवल लैंग्वेजेस। हायर लेवल लैंग्वेजेस क्यों है ये, क्यों- क्योंकि ये ज़्यादा रीडेबल है। जितनी ज़्यादा कोई लैंग्वेज रीडेबल बन जाती है उतनी वो हाई लेवल होती जाती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस आती हैं क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या होता है, द यूजर हैज टू डिस्क्राइब दिस specific procedure to retrieve the information from the database। प्रोसीजरल में हमें प्रोसीजर बताना है कि डेटा को कैसे रिट्रीव करा जाए। बट नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है, द यूजर रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस विदाउट डिस्क्राइबिंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू रिसीव इट। तो बेटर क्या है यहाँ पे, अगर बात आए कि प्रोसीजरल में हमें करना क्या है, प्रोसीजरल में हमें पूरा प्रोसीजर समझाना है कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके डेटा रिट्रीव होगा।
ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी बंदे को बोलूं जाके मेरे लिए पानी लेके आ, तो वो जा कोई भी नॉर्मल इंसान होगा जाएगा लेके आ जाएगा। अब बंदा मेरे से सामने बोले कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा। फिर पहले जाओ किचन में, वहां पे फ्रिज में से कोई बॉटल निकाल के मेरे पास लेके आओ। ठीक है। तो ये मैंने उसे पूरा प्रोसीजर बताया कि एक काम को करने का क्या प्रोसीजर है। एक इसके बाद आते हैं हमारे एडकॉफ्स के 12 रूल। एडकॉफ डॉक्टर एडगर एफ कॉट जो है उसने हमें 12 रूल्स दिए थे जो कि एक डेटाबेस को मानने ही चाहिए, मस्ट ओबे इन ऑर्डर टू बी रिगार्डेड एज अ ट्रू रिलेशनल डेटाबेस। अगर कोई डेटाबेस इन्हें ओबे नहीं करता तो फिर उसे ट्रू रिलेशनल डेटाबेस नहीं कहा जाता, ट्रूली रिलेटेड। ठीक है। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन रूल। इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक। इंफॉर्मेशन रूल, द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटा जो है एक डेटाबेस के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता डीबीएमएस में जो डेटा के बाहर हो। ठीक है। दूसरा क्या है, गारंटीड एक्सेस रूल। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट है, तो फिर उसे एक्सेस करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज होनी चाहिए हमारे पास। ऐसे एक टेबल में किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ कीज यूज करनी है उसे अलग से अलग से रिट्रीव करने के लिए। कि अगर मैं बताऊं कि मुझे किसी इंसान का डेटा चाहिए, तो पहले मैं बताऊंगा कि वो इंसान का नाम क्या है। अगर मुझे और कोई डेटा पता है कि मुझे पता है कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर पता है, मुझे कौन सी क्लास में पढ़ता है वो पता है, तो फिर मैं वहां से डेटाबेस में से उसका डेटा निकाल सकता हूँ। ठीक है। यही है गारंटीड एक्सेस रूल। इसके बाद आता है हमारा सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट फॉर नल वैल्यूज। नल वैल्यू को जो है अच्छे से ट्रीट करा जाना चाहिए, क्योंकि नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि डेटा इज ईदर मिसिंग या नॉट नोन और डेटा इज नॉट एप्लीकेबल। तो नल वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए हमें एक डेटाबेस के अंदर। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग क्या कहता है कि द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन एन ऑनलाइन कैटलॉग नोन एज डेटा डिक्शनरी। हमारी जो डेटा डिक्शनरी है उसके अंदर जो भी हमारा डेटाबेस है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है। पांचवा क्या है, कंप्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। A database can be accessed using a language having a linear syntax that support data definition, data manipulation, and transaction management operations. The language can be used directly or by means of some applications if the database allows to access the data without any help of the language, and it is considered as a violation. डेटाबेस के अंदर डेटा पे कुछ भी रूल, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक सर्टेन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। बिना किसी लैंग्वेज के यूज करे हम डेटा से कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, और वो कंसिडर किया जाता है एज वायलेशन ऑफ रूल। रेड से करेंगे वायलेशन, वायलेशन। ठीक है। व्यू अपडेटिंग रूल। ऑल द व्यूज ऑफ अ डेटाबेस मस्ट which can be theoretically updated must be updated by the system. Insert, update, and delete rule. A database must support high-level insertion, updation, and deletion. That is, this must not be limited to a single row. That is, it must also support union, insertion, minus operation to yield a set of data records. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, जब भी हम डेटा के अंदर जो भी स्टोरेज है कि कैसे डेटा को स्टोर किया गया है उस वे को चेंज करेंगे, तो फिर हमारे स्कीमा में, डेटाबेस का स्कीमा यानी कैसे डेटा स्टोर होता है इन अ टेबल, वो चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली डेटा चेंज करा है हमने स्टोरेज में तो उससे टेबल्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है जब हम लेवल लॉजिकल लेवल का मतलब है जब हम टेबल के स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं तो उससे एक्सटर्नल लेवल में कुछ चेंज नहीं होता। मतलब कि एक्सटर्नल व्यू, जो भी व्यू मिल रहा है किसी भी यूजर को, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस।
A database must be independent of the application that uses it. ठीक है, अब कोई भी डेटाबेस है वो किसी भी एप्लीकेशन से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्लीकेशन है IRCTC की, इसका जो भी डेटाबेस है वो एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी एप्लीकेशन पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, the end user must not be able to see that the data is distributed over various locations. User should always get the impression that the data is located at one site only. अब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। कुछ डेटा एक सर्वर पे है, बाकी डेटा किसी और सर्वर पे है, और बचा कुचा डेटा किसी और पे है। तो कोई यूज़र अगर डेटा को यूज़ कर रहा है तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो डेटा है ये अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि ये डेटा जो है एक ही जगह से आ रहा है। ठीक है, और लास्ट रूल आता है नॉन सबवर्जन रूल। नॉन सबवर्जन रूल क्या कहता है? फर्स्ट सिस्टम has an interface that provides access to low level records, then interface must not be able to subvert the system and bypass security and integrity constraints। ठीक है, यहाँ पे हमारे 12 रूल्स खत्म हो गए। इसके बाद आता है रिलेशनल। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? रिलेशनल डेटा मॉडल इज अ मॉडल जिसमें रिलेशंस के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। ये जो है हमारा प्राइमरी डेटा मॉडल है विच इज़ यूज वाइडली अराउंड द वर्ल्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन में होती है हमारी टेबल्स। जो भी हम टेबल बनाते हैं या जो भी हमारी टेबल्स होती हैं एक डीबीएमएस के अंदर, वो कहते हैं हम दीज आर रिलेशंस। ये टेबल क्या है? इस टेबल को कहेंगे हम रिलेशन। मान लो इसमें हम उस कुछ एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एज और हाइट। ये किसी बच्चे का या किसी इंसान का क्या है, डेटा है। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो दिस इज अ टेबल। ये क्या है? टेबल है, ये रिलेशंस होते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास कॉलम्स हैं, जिन्हें कॉलम्स हैं और रोज हैं। दीज आर रोज, ये रोज हैं और ये जो हैं ये कॉलम्स हैं। अब हम इसमें रोज या कॉलम्स नहीं बोलते, हम नया वर्ड यूज करते हैं, वी कॉल रोज एज टपल्स। रो जो है टपल होती है और कॉलम्स जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसमें एट्रीब्यूट कितने हैं, उसे अगर मुझे गिनना हो, मैं गिन लेता हूँ, एक एट्रीब्यूट, दो, तीन और चार। मेरे पास इसमें चार एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्या कहेंगे, मेरे पास है इस टेबल की डिग्री चार। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उस टेबल में उसे डिग्री कहा जाता है। ऐसे ही सिमिलरली हम नंबर ऑफ टपल्स को क्या कहते हैं? हम नंबर ऑफ टपल्स को कार्डिनैलिटी कहते हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि वही वाली रोज जिसमें डेटा है, ये हो गई एक, दो, तीन। जो पहली रो है इसे कार्डिनैलिटी में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डेटा होल्ड नहीं किया जाता। ये स्पेसिफाई करने के लिए होती है कि कौन सा एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू है। तो अगर मैं पूछूं इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो मैं कहूंगा कि एक, दो और तीन। तीन ही रोज हैं इसमें। ठीक है, यह कार्डिनैलिटी तीन है। एट्रीब्यूट डोमेन हो गया, टपल्स हो गए, टेबल्स हो गई। कहाँ गया? ठीक है, रिलेशन इंस्टेंस क्या है? अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम रिप्रेजेंट रिलेशन इंस्टेंस। जो टपल्स हैं हमारे इन द रिलेशनल डेटाबेस, इसमें जो टपल्स हैं इसे क्या कहेंगे? रिलेशन इंस्टेंस। ठीक है, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? ये जो टेबल है हमारे पास यहाँ पे, इसमें जो रोज हैं, जो कॉलम्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, नाम जो भी इसमें हमने डाल रखा है, रादर देन डेटा कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब क्या है? ये इसकी स्कीमा है। ठीक है, अ रिलेशन स्कीमा डिस्क्राइब्स द रिलेशन नेम, एट्रीब्यूट एंड देयर नेम्स। ठीक है, रिलेशन की each row has one or more attributes known as relation key which can identify the row in the relation uniquely।
अब इस रिलेशन में देखें या इस टेबल में देखें, थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं, फिर देखेंगे अच्छे से। बैठ गया। हाँ, तो अगर मेरे को चाहिए कि किसी इंसान का नाम, एज और उसकी हाइट जाननी है, तो मुझे क्या जानना होगा? मुझे चाहिए कि सीरियल नंबर पता होना चाहिए। हाँ, अगर मेरे को सीरियल नंबर पता है कि एक बंदा है अमित नाम का, इसका सीरियल नंबर 1 था टेबल में, तो मैं जान सकता हूँ कि इसकी एज क्या है और इसका हाइट क्या है। मान लो अगली बार मुझे ये भी नहीं पता कि नाम क्या है, मुझे पता है कि एक स्कूल है, उसके अंदर बच्चों का डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर है। मैंने एक बच्चे का आई कार्ड देखा पड़ा हुआ ग्राउंड के अंदर, उसका सीरियल नंबर है 51। तो मैं टेबल में ढूंढूंगा 51 कौन है, मुझे उसका नेम, एज, हाइट मिल जाएगी, और स्कूल का डेटाबेस है तो उसमें क्लास, रोल नंबर वगैरह भी होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं की। ये एक की है जो कि हमें डेटा को यूनिकली डिफाइन करने के काम आ रही है, इसे हम कहते हैं। इसे और फर्दर डिवाइड करें तो ये है एक प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की कोई ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो सिंगल हैंडेडली डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आता है। ठीक है, प्राइमरी की के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली बात तो नल नहीं हो सकता, किसी भी बच्चे का स्कूल में रिकॉर्ड या सीरियल नंबर नल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसके साथ वैल्यू होगी। ठीक है, और ये रिपीट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बच्चे हैं या दो से ज्यादा बच्चे हैं एक स्कूल में जिनका सीरियल नंबर 51 है, ऐसा तीन बच्चे 51 सीरियल नंबर के साथ नहीं हो सकते। एक ही बच्चा होगा जिसका सीरियल नंबर 51 होगा। ठीक है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स जो कि हम एक टेबल के अंदर लगाते हैं ताकि हमारे डेटा जो है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे? जैसे अगर मुझे चाहिए, मैंने एक टेबल बनाई है, इसी पुरानी टेबल में ही देख लेते हैं। अगर मैंने देखा पुरानी टेबल के अंदर ही, अब मुझे चाहिए कि मैं उन्हीं बच्चों का नेम स्टोर करूं जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है। ये मेरे स्कूल में आने का क्राइटेरिया है कि 10 साल से ज़्यादा की एज वाले बच्चों को मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, एंट्री मेरे स्कूल में 5th क्लास से है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा कि जो चेक करेगी हर बार कि एज जो है बच्चे की ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को मैं एडमिशन दूंगा। अगर मैं एज डालने जाऊंगा किसी बच्चे की, किसी बच्चे का डेटा डाला जिसकी एज स्मॉलर देन 10 है या 10 है, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, तो हम मैं ये नहीं डाल सकता, मेरा डेटाबेस मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरी बात है, अगर मैं किसी बच्चे का डेटा डाल रहा हूँ, अब उसने एज वाला कंस्ट्रेंट पास कर लिया, 10 साल से बड़ा है, लेकिन मेरे को नेम नहीं पता, मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं मेरे से डॉक्यूमेंट्स खो गए, अब मेरे को नेम नहीं पता, तो मैं उसका डेटा डाल सकता हूँ या नहीं? अभी तक तो मैं डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने कोई कंस्ट्रेंट लगाया है नहीं। अगर मानो मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, कि नल हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होता कि किसी बच्चे का नाम ही नहीं है। ठीक है, नॉट नल लगाने से क्या होगा? अगर मेरे से कोई शीट खो गई जिसमें बच्चे के इंफॉर्मेशन थी, तो मैं बिना नाम के उसकी इंफॉर्मेशन टेबल में डाल ही नहीं सकता। ठीक है, दीज आर कंस्ट्रेंट या रूल जो कि हमारे डेटा की क्वालिटी प्रिजर्व रखता है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट चार तरह के होते हैं। पहला हो गया डोमेन कंस्ट्रेंट, कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। क्या मतलब है इसका? कि अगर मेरे पास ऐसी एक टेबल है जिसमें मैंने बच्चों के आईडी, नेम, सेमेस्टर और एज डाली है, तो मेरे पास ये मुझे पता है कि आईडी के अंदर सिर्फ नंबर ही होंगे, नेम के अंदर कैरेक्टर्स ही होंगे, सेमेस्टर के अंदर भी कैरेक्टर वैर कैर मान लेते हैं, और एज के अंदर भी इंट ही होगी। तो डोमेन कंस्ट्रेंट ये ध्यान रखता है कि जो भी हमारा टाइप है, डेटा टाइप है एक टेबल का, एक एट्रीब्यूट का, वो मेंटेन रहे। अब यहाँ पे जैसे हमने कर रखा है कि एज के अंदर ए डाल रखा है, किसी की एज ए हो सकती है क्या? एज ए बी में कभी नहीं मानी जाती, एज इज अ नंबर। ठीक है, नंबर ही लिखेंगे हम एज में, तो ये कौन चेक करता है? ये चेक करता है हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये क्या है? जो हमने पहले बात करी कि हमने एक प्राइमरी की बनाई है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखता है कि एक प्राइमरी की जो है वो कभी भी नल या रिपीट नहीं होगी। नॉट अलाउड एज प्राइमरी की कैनॉट बी अ नल वैल्यू।
एम्प आईडी क्या है? एम्प्लॉय आईडी है प्राइमरी की, जो कि हमें हेल्प करता है जानने की कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का स्टेट, इसे जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन की क्या होती है। मानो ये हमारी टेबल 1 है, ये हमारी टेबल 2 है। इस टेबल 2 के अंदर मैंने क्या डाला? इस टेबल 2 के अंदर डाल दिया मैंने सैलरी, डिपार्टमेंट और वर्किंग आवर्स ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 2 चीज़ें तो सेम है, सैलरी इधर भी है, सैलरी इधर भी है। मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर सर्टेन सैलरी ही मिलती है। ठीक है, तो क्या हुई सैलरी? वैसे तो हम ये नहीं करेंगे, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कह देते हैं कि सैलरी इस रो की क्या है? प्राइमरी की है। हर डिपार्टमेंट की सैलरी अलग है। ठीक है, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा या डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसकी कोई सैलरी ही नहीं होगी। ठीक है, तो कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि 2 टेबल्स में प्रेजेंट है और उनमें से एक टेबल में प्राइमरी की है, इसे कह रहे हैं फॉरेन की। इसका हेल्प इससे करते क्या है? हम इससे हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टेबल्स जो हैं लिंक हो जाएंगी एक साथ विद द हेल्प ऑफ सैलरी। ये फॉरेन की का काम है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बताता है? ये रहा हमारा एक अच्छा एग्जांपल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स। हमारे पास फॉरेन की क्या है? डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट की लोकेशन। डिपार्टमेंट नंबर जो है हर बार यूनिक होगा। ये जो है रिलेशन सेट करता है इनके बीच में। तो ये दोनों जो हमारे हैं, ये है हमारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बताता है हमें कि फॉरेन की जो है वो कैसे 2 टेबल्स को लिंक करती है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है प्राइमरी की है और यहाँ पे ये एक नॉर्मल की है, तो ये एक फॉरेन की है। इसमें क्या होता है कि हम एक टेबल के अंदर ऐसा डेटा डाल ही नहीं सकते जो दूसरी टेबल में जिसमें वो की प्राइमरी की है ना हो। एग्जाम्पल इसी में ही देख लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं और 3 डिपार्टमेंट नंबर है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो डिपार्टमेंट नंबर 18 कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम दूसरी टेबल में जिसमें ये फॉरेन की है उसमें डिपार्टमेंट नंबर 18 जैसी कोई चीज़ नहीं डाल सकते। ठीक है, लास्ट आता हमारा की कंस्ट्रेंट। थर्ड तो था ये। ठीक है, की कंस्ट्रेंट क्या कहता है? कुछ कीज आर एंटिटी सेट दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट। की क्या है? कीज जो है हमेशा यूनिक होती हैं। की क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, कीज आर एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं हमें एक डेटा सेट। तो जैसे इस एग्जांपल में देखें हम, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक वैल्यू जो है आईडी की वो रिपीट हो रही है, 1002 दो जगह रिपीट हो रही है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करेगी। मान लो मुझे कल को चाहिए कि आईडी 1002 वाले एम्प्लॉय का, वाले स्टूडेंट का, 1002 आईडी वाले स्टूडेंट का मुझे डेटा चाहिए, तो मेरे पास अब ये आ जाएगा कि मुझे लियोनार्डो का डेटा चाहिए या मुझे मॉर्गन का डेटा चाहिए, क्योंकि एक ही आईडी से 2 बच्चे हैं। अब आईडी कार्ड है अगर मेरे पास 1002 का, उस पर मेरे पास फोटो भी नहीं लगी कोई, बस 1002 लिखा है रोल नंबर, एडमिट कार्ड है मान लेते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा वो मॉर्गन का है या लेनार्डो का है? ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में हम रिलेशनल अलजेब्रा यूज करते हैं, जिसमें हम मैथ्स की मदद से रिलेशंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं या दिखाते हैं। Is an procedural query language which takes instances of relation as input and yields instance of relation as output. It uses operation to perform queries. An operator can be either unary or binary.
दे एक्सेप्ट रिलेशन एज द इनपुट एंड यील्ड आउटपुट, ठीक है। हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा कौन कौन से होते हैं? सिलेक्ट और सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम। सिलेक्ट जो है हमारा, इससे होता है सिलेक्ट ऑपरेटर, हम इससे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट आर, इसका मतलब है कि मैं व्यू करना चाह रहा हूँ एक रो जिसका नाम है आर, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास एक डेटाबेस है बुक्स नाम का, उसके अंदर मेरे पास है बुक की आईडी, सब्जेक्ट, ऑथर और कॉपी, और मुझे देखना है कि बुक की आईडी कितनी है, मतलब बुक नंबर, मेरे पास कोई आईडी दे रखी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बुक का डेटा है मुझे वो देखना है, ठीक है। बुक की आईडी है लेट्स से 100, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा आईडी इक्वल्स 100, ठीक है। तो मुझे वो वाली रो दिखाई देगी जिसके अंदर आईडी 100 होगी, ओके। यहाँ पे जैसे मेरे पास है सब्जेक्ट इक्वल्स डेटाबेस, अगर मेरे पास कोई बुक है डेटाबेस नाम के सब्जेक्ट की, मुझे वो व्यू करनी है। यहाँ पे टेबल का नाम भी लिखा जाता है बुक्स। तो मैं कैसे करूँगा, ये हो जाएगा मेरा सिलेक्ट सब्जेक्ट इक्वल्स टू डेटाबेस बुक्स। कंडीशन लगाएंगे हम सिलेक्ट ऑपरेटर के अंदर, कंडीशन लगाएंगे जो भी रो पे हमें कंडीशन लगानी है, फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। हम इसमें ये सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर एंड और नॉट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है मेरे पास, मैं मान लूँ मेरे को एक ऐसी बुक चाहिए डेटाबेस की, हो सकता है डिफरेंट ऑर्डर की डिफरेंट बुक्स हो डेटाबेस की, जिसकी कॉपी मेरे पास ग्रेटर देन 10 है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास दो कंडीशन है, मैं ये करूँगा सिलेक्ट बुक इक्वल्स डेटाबेस, ठीक है। बुक जो है मेरे को डेटाबेस की चाहिए, एंड एक और कंडीशन क्या मैच होनी चाहिए, कॉपी ग्रेटर देन 50, किसके अंदर, बुक्स के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट इक्वल्स डेटाबेस प्राइस इक्वल्स 450 और ईयर ग्रेटर देन 2010। ये क्या बताता, सेलेक्ट पीपल फ्रॉम बुक्स वेयर सब्जेक्ट इज डेटाबेस एंड प्राइस इज 450। ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ठीक है। या ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एंड और से देख लेते हैं एक बार, एंड और में होता क्या है कंडीशंस के हिसाब से। चार कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। अगर मेरे पास एंड के अंदर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ट्रू ट्रू, तो मेरी जो है कंडीशन ट्रू रहेगी, नहीं तो मेरी कंडीशन फॉल्स रहेगी। मेरी कंडीशन ट्रू मेरी कंडीशन ट्रू तभी होती है जब मेरे पास दोनों ट्रू रहते हैं, ठीक है। और में क्या होता है, और में एक ही केस है कि जब हम मेरी दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगी, नहीं तो ट्रू होगी, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, कहाँ गया, यूनियन। यूनियन से पहले है प्रोजेक्ट का, नोटेशन ये रही। अब हमारे पास दूसरा ऑपरेशन क्या आता है, प्रोजेक्ट। हमने देखा
ये जो है सिलेक्ट ऑपरेटर, ये हमें रिटर्न करके देता है रोज। कंडीशन यहाँ पे हम लिख देंगे विद टेबल का नाम। लेकिन अगर मुझे एक कॉलम चाहिए स्पेसिफिक, मुझे सिर्फ ऑथर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन में मैं यहाँ लिख दूंगा कॉलम्स के नाम और यहाँ लिख दूंगा टेबल का नाम। जैसे मुझे इस टेबल में से चाहिए ऑथर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, इस टेबल्स में से ऑथर का डेटा निकालने के लिए मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑथर, यहाँ पे टेबल का नाम बुक्स। तो मेरे पास सारे ऑथर्स का डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए ऑथर और बुक का डेटा साथ में, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने मेरे को, बस यहाँ पे ऑथर के साथ बुक भी लिख देनी है। कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बुक्स कॉमा ऑथर प्रोजेक्शन में, तो मेरे पास बुक्स के अंदर ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। एक स्पेसिफिक रो के लिए हमने देख लिया है कैसे होता है, एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए हमने देख लिया क्या होता है। अब अगर मैं पूछूं, जो हमारा सिलेक्ट ऑपरेटर होता है, सिलेक्ट ऑपरेशन जो होता है हमारा डी डी डीएमएल के अंदर, वो सिलेक्ट, वो क्या होता है, वो सिलेक्शन होता है या वो प्रोजेक्शन होता है, सिलेक्ट ऑपरेशन होता है या वो प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि सिलेक्ट ऑपरेशन जो है वो दोनों की तरह काम करता है। कैसे, हम इसके अंदर कंडीशंस लगा के एक स्पेसिफिक कॉलम को भी प्रिंट करा सकते हैं और कुछ रोज को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन रहता है जब हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार, इसका मतलब है कि हम सारी कॉलम्स को प्रिंट करा रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक रो, एक स्पेसिफिक रो का सारा डेटा मांग रहे हैं। पर जब हम लिखते हैं सिलेक्ट के बाद किसी कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम, तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम कॉलम ही प्रिंट करा रहे हैं, तब ये प्रोजेक्शन की तरह काम करता है। तो सिलेक्ट ऑपरेशन जो है, सिलेक्ट जो डीएमएल की कमांड है, वो क्या है, वो सिलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सिलेक्ट और प्रोजेक्ट को हम ऐसे कंबाइन कर सकते हैं साथ में। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कहीं, फॉर अ यूनियन ऑपरेशन, कैसे, ये रहा। अगर मेरे पास दो, क्या है, दो अलग अलग मेरे पास टेबल्स हैं, तो उनका डेटा भी मैं एक ही टेबल के अंदर प्रिंट करा सकता हूँ यूजिंग यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन एज द नेम सजेस्ट, जितना भी डेटा है, जितनी भी टेबल्स हैं जो भी हमें चाहिए, अगर हम यूनियन लगा के लिख देते हैं तो वो एक ही टेबल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो बुक्स वाला टेबल था, बुक्स वाली टेबल थी, ऊपर से उठा के से नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये बुक्स वाली टेबल है, इसके साथ मैं एक और बना देता हूँ, ऑथर वाली टेबल, ऑथर वाली टेबल। तो ऑथर का नाम, एज, बुक्स पब्लिश्ड लिखा है इसमें। ठीक है, पहली बात तो इसमें ऑथर का नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा, प्राइमरी की। तो ये क्या बना, इन दोनों के बीच में अगर मैं पूछूं रिलेशन क्या बना, तो ऑथर इसमें भी है और ऑथर इसमें भी है, एक में प्राइमरी की भी है। ये है हमारी फॉरेन की, दोनों को लिंक करने वाली। अगर मैं मांगू, मुझे चाहिए ऑथर का नाम और उसकी लिखी हुई बुक, स्पेसिफिक बुक, और उसका, उस ऑथर की एज। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। मेरे को अगर चाहिए कि जो बुक लिखी है किसी ऑथर ने, उस बुक का नाम और उस बुक, उस ऑथर की एज, तो मैं कैसे करूँगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट बुक फ्रॉम बुक यूनियन प्रोजेक्ट एज फ्रॉम ऑथर।
तो मैंने क्या करा, मैंने ऑथर की एज और बुक का एक टेबल बना लिया साथ में मिला के, तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखाई देगा। एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा जहाँ पे बुक, ये है बुक और ये है एज। जो भी बुक का नाम है DBMS, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ऑथर है उसकी एज, मान लो 18, जावा 49, CNS 81। ठीक है, ये करता है यूनियन। पर अगर मैं करूँ कि मुझे तो कॉमन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं दो टेबल लिंक करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए कॉमन डेटा। यहाँ पे बुक उठाई, यहाँ पे भी बुक उठाई, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? कैसे करेंगे, रुको। बाय बुक, फ्रॉम बुक्स, इंटरसेक्शन बाय बुक फ्रॉम ऑथर। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ऑथर, बुक्स जो टेबल में बुक हैं और ऑथर जो टेबल में बुक्स हैं, वो कॉमन बुक्स हमें मिलेंगी। ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा, देख लेते हैं। ये हमें मिलेगा बुक फ्रॉम बुक्स है ये, और ये है बुक फ्रॉम, ये वाला बुक जो है ऑथर में से है। यहाँ पे सेम ही नाम आएगा, जो नाम इधर है वही इधर है, तो ऐसा सा टेबल बनेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रो, रीनेम ऑपरेशन। इससे क्या कर सकते हैं हम? किसी भी रो को रीनेम कर सकते हैं। ये रहा है अब जॉइंस। जॉइंस क्या होते हैं? जॉइन इज नथिंग बट जब हम दो टेबल को जोड़ देते हैं, कुछ कॉमन ढूंढ के जब हम दो टेबल को जोड़ देते हैं, कॉमन ना भी मिले तो भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता, तो इसी को जॉइन कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के जॉइंस होते हैं, जिसमें से ये हैं हमारे पास तीन तरह के आउटर जॉइन। यहाँ देखेंगे, इनर जॉइन क्या कहता है? इनर जॉइन कहता है दो टेबल में जो भी कॉमन है, कॉमन डेटा, उसे जोड़ देंगे। लेफ्ट जॉइन कहता है कि हम दिखाएंगे सिर्फ लेफ्ट वाली टेबल को। ठीक है, लेफ्ट वाली टेबल पूरी आएगी और राइट वाली टेबल में जो भी कॉमन चीज आएगी लेफ्ट वाली के साथ वही आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ लेफ्ट वाली टेबल। राइट जॉइन क्या होता है? राइट जॉइन का मतलब है राइट वाली टेबल आएगी विद जो भी डेटा कॉमन है फ्रॉम लेफ्ट वाली टेबल, और फुल होती है दोनों टेबल्स को साथ में जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन देखते हैं हम। क्या होता है हमारे पास? अगर दो टेबल हैं, एक टेबल में है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ये बच्चों की टेबल है, और दूसरे में है क्लास, क्लास की स्ट्रेंथ कितने बच्चे हैं, और एवरेज मार्क्स। ठीक है, ये एक स्कूल का डेटाबेस है। अगर मैं कहूँ मेरे को इनर जॉइन चाहिए, इनर जॉइन का मतलब क्या है? इनमें जो भी कॉमन चीजें हैं, कॉमन एट्रीब्यूट कौन से हैं? क्लास ही है। तो कॉमन एट्रीब्यूट लेंगे हम, हमें मिलेगा क्या? देख लें, ऐसे करके क्लास। ठीक है, इसे साइड में कर लेते हैं थोड़ा। अगर मैं बोलूँ मुझे लेफ्ट जॉइन चाहिए, लेफ्ट जॉइन किसका पार्ट है? अगर मैं बोलूँ मुझे लेफ्ट जॉइन चाहिए, तो लेफ्ट जॉइन किसका पार्ट है? लेफ्ट जॉइन पार्ट है हमारा आउटर जॉइन का। इसमें क्या होता है? लेफ्ट वाली पूरी टेबल विद राइट वाली टेबल में जो भी कॉमन है, तो इस वाली टेबल का अगर मैं निकालूं लेफ्ट आउटर जॉइन, तो वो क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है कि लेफ्ट वाली पूरी टेबल विद राइट वाली टेबल में जो भी कॉमन है,
तो ये आ जाएगी हमारे पास टेबल, सीरियल नंबर, नेम और क्लास। क्या है ये? लेफ्ट आउटर जॉइन यही है। ठीक है। अब मैं राइट आउटर जॉइन की बात करूँ सेम, तो मेरे पास राइट वाली टेबल और लेफ्ट वाली टेबल में जो कॉमन है क्या चीज़ है? यही है बस, ये राइट आउटर जॉइन हो जाएगी। और फुल आउटर जॉइन कौन सी होती है? फुल आउटर जॉइन में मैं इन दोनों टेबल्स को एक साथ जोड़ दूंगा। सीरियल नंबर, नेम, क्लास, स्ट्रेंथ और एवरेज मार्क्स। ठीक है, ये है हमारी फुल आउटर जॉइन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या है, शॉर्ट में समझेंगे। मल्टीपल इनपुट्स देते हैं हम, और हमें मिलता है एक सिंगल आउटपुट। ठीक है। किस किस चीज में हो सकता है ये है हमारा एवरेज में, काउंट में, मिन, मैक्स और सम में। जैसा इनका नाम बता रहा है, एवरेज जो है एक कॉलम का एवरेज रिटर्न करता है, काउंट गिनता है नंबर ऑफ रोज, मिन और मैक्स और सम ये जो है अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं कॉलम में। मिन से हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है कॉलम की, मैक्स से मैक्सिमम, और सम जो है सम रिटर्न करता है कॉलम का। देखते हैं हम कैसे करेंगे। एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ है रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स, और मान लेते हैं हमने डाल दी, क्या डालें, डेवलपमेंट फी। हर बच्चे की अलग है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। डेवलपमेंट फी है जो हर बच्चे की अलग है। ठीक है। तो हमें अगर चाहिए कि नंबर ऑफ रोज गिननी है हमें, मतलब इससे सीधा मतलब क्या है, हमें गिनना है कि बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों का डेटा हमारे पास। क्या करेंगे, सिंपल एसक्यूएल कमांड में सिलेक्ट का यूज करेंगे। सिलेक्ट काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज गिन देता है। काउंट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम किससे, स्टूडेंट्स है इसका नाम रख देते हैं STUDENT, स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं एक हमारे डेटाबेस के अंदर, रिकॉर्ड कितने बच्चों का है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, हमें देखना है एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चों के। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट एवरेज। एवरेज किसका, मार्क्स का। अब हम इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं। कैसे, अगर मैं बोलूँ एज, मैंने इसका नाम रख दिया एवरेज मार्क फ्रॉम स्टूडेंट। तो मेरे पास रिटर्न क्या होगा, अभी देखते हैं क्या रिटर्न होगा। मेरे पास एक रो रिटर्न होगी ऐसे, जिसका नाम होगा एवरेज मार्क, और इसके अंदर मेरे पास एवरेज मार्क्स होंगे। एक ही रो होगी इस कॉलम में। ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसे डिलीट करें, इसे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज तीनों चाहिए। तो कैसे होगा ये, सिलेक्ट। अब हम यहाँ पे कैसे कराएंगे मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट, जैसे नॉर्मली कराते थे वही, बस कुछ चेंज नहीं है। हम कराएंगे मैक्स ऑफ मार्क्स एज, एज इसका नाम रख देंगे मैक्स, मैक्स मार्क्स, कॉमा मिन मार्क्स एज मिन मार्क्स। ठीक है। लास्ट आएगा हमारा एवरेज ऑफ मार्क्स एज एवीजे मार्क्स, एवीजी। सिलेक्ट हो गया फ्रॉम, किससे सिलेक्ट करना है हमें, स्टूडेंट से, स्टूडेंट। हमारे पास एक टेबल रिटर्न होगी जो कुछ ऐसी दिखेगी। तीन इसमें कॉलम होंगे, मैक्स मार्क्स, मिन मार्क्स और एवरेज मार्क्स।
इसके अंदर एक ही रो होगी जिसमें मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज मार्क्स रिटर्न करे गए होंगे। ठीक है। अब मैंने मानो इसके अंदर, इसी टेबल के अंदर एक और कॉलम है। क्या है? इस कॉलम के अंदर एक और टेबल है क्लास का। ओके। अब मुझे चाहिए क्लास वाइज मेरे को मिल जाए ये तीनों चीज़ें। कैसे होंगी? हमें करना पड़ेगा ग्रुपिंग। जैसे बच्चों को ग्रुप करा जाता है एक क्लास में, वैसे ही वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। हम लिख देंगे ग्रुप बाय क्लास। तो इस बार हमारे पास क्या रिटर्न होगा? हमारे पास क्लास वाइज मार्क्स रिटर्न होंगे। यहाँ पे क्लास भी करा लेते हैं, यहाँ पे क्लास भी लिखा आएगा। ठीक है। हमारे पास 4 कॉलम आएंगे इस बार। मैक्स मार्क्स, मिन मार्क्स, एवरेज मार्क्स और क्लास। हमने ग्रुपिंग कर दी है तो फिर हमारे पास अलग अलग क्लास की अलग अलग डेटा आएगा। क्लास 11 का कुछ है, 12 का कुछ है। थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं। 9 का कुछ डेटा आएगा, देन 10 का आएगा, देन 11 का, देन 12 का। ऐसे ऐसे करके हमारे पास कुछ डेटा आएगा। ठीक है। हर एक क्लास के मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज मार्क्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है। हमने तीनों कवर कर लिए हैं। सम रह गया है। सम में हमें कुछ अलग नहीं करना है। अगर मेरे को चाहिए डेवलपमेंट फी कितनी जमा हो गई मेरे पास, मैं कैसे देखूंगा? सिलेक्ट सम डेव एज टोटल फी फ्रॉम स्टूडेंट। क्या होगा? मैंने इसका नाम दे दिया साथ ही साथ टोटल फी। सम करेंगे हम डेवलपमेंट फी। क्या रिटर्न होगा? हमारे पास एक टेबल रिटर्न होगी, टोटल फी। ठीक है। इसके अंदर जो भी टोटल फी है वो लिखी होगी। ये साइन नहीं होगा, बस यहाँ पे इंटीजर ही होगा एक। ठीक है। तो आज हमने यूनिट 2 का सिलेबस भी खत्म कर लिया। बाकी के यूनिट्स देखने हैं तो वो भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आई होप समझ आया हो। अभी के लिए बाय। हमारे पास अब आते हैं एसक्यूएल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर हमें पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। वही बेसिक फंक्शन है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं। एब्सोल्यूट एन ये क्या रिटर्न करता है? एब्सोल्यूट ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू या किसी भी वैल्यू का माइनस एक्स, एक्स ही रिटर्न होगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। इसके बाद मेन मेन वाले देख लेते हैं। एब्सोल्यूट के बाद है हमारे सीलिंग, फ्लोर। क्या करेंगे? अगर मैं दूं सीलिंग, सीलिंग ऑफ समथिंग समथिंग, हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए 24.8 जैसे यहाँ दे रखा है, तो इसके पास दो इंटीजर होते हैं। ठीक है। 24.8 से सबसे क्लोजेस्ट दो इंटीजर कौन से हैं? 25 और 24। सीलिंग जो है हमें कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू रिटर्न कर दो, बड़ी वाली। तो हम रिटर्न कर देंगे 25। यहीं अगर हमारे पास सेम वैल्यू के लिए फ्लोर होता, फ्लोर ऑफ 24.8, तो वो क्या कहता हमें? वो कहता कि नीचे वाली वैल्यू रिटर्न करो। जैसे फ्लोर नीचे होती है ना, ये रिटर्न करनी है, और सीलिंग ऊपर होती है तो सीलिंग वाली वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हमारे पास रिटर्न होता 24। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? पावर के हैं। थ्री टू थ्री का यहाँ पे पहला आएगा नंबर, और कितनी पावर है दूसरा आएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा ये 9। राउंड। ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए कितनी डेसिमल डिजिट तक वो करना है? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल। इन्हें एक बार देख लेना। स्ट्रिंग फंक्शन कैर एक्स। हमारे पास एस्काई कोड हमने सुना है। एस्काई कोड क्या होता है? हर एक जो कैरेक्टर है, ए हो गया, स्मॉल ए, जेड, बी, हर एक कैरेक्टर के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है जिसे हम कहते हैं एस्काई कोड। जैसे कैपिटल ए का यहाँ पे दे रखा है 65 है, और स्मॉल ए का 99 के अराउंड समथिंग होता है। हाँ, श्योर नहीं हूँ मैं, बस इसके अराउंड समथिंग होता है। ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। लोअर क्या करता है? लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। ठीक है। एल ट्रिम और राइट आर ट्रिम दो अलग चीजें हैं। एल ट्रिम जो है लेफ्ट की ट्रिम करता है, और राइट ट्रिम जो है सिर्फ राइट को ही ट्रिम करता है।
रिप्लेस कर सकते हैं हम, लेफ्ट राइट रिवर्स, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं वैल्यू को। डाइट, यहाँ पे लिखा कितनी बार रेप्लिकेट करना, तो डाइट 2 बार लिखा जाएगा, DEIT, डाइट डाइट, ये हमारी हो जाएगी स्ट्रिंग। लास्ट में हमारे पास आता है डेट के फंक्शंस, गेट डेट, डे, मंथ, ईयर, इस डेट, डेट नेम, डेट पार्ट, डेट ऐड, डेट डेफ, कॉन्वर्ट। ठीक है, इन पे बस एक बार नजर मार लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने देखा, जैसे हम अपने एग्रीगेट फंक्शन देख रहे थे, यहाँ पे एग्जांपल के साथ है, रोल नंबर, नेम और एसपीआई है। हमने क्या रिटर्न करना है, एवरेज ऑफ द डेटा वैल्यू। एवरेज एसपीआई चाहिए हमें, तो हमें लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज एसपीआई फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम इसका कुछ नाम नहीं देते हैं तो टेबल के टॉप पे एवरेज एसपीआई ही लिखा होता है, नहीं तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं एज, कुछ अलग नहीं है, एवीजी एसपीआई लिख दिया। ऐसा कुछ नाम होना चाहिए जो समझ आए पढ़ के एक बारी में, क्योंकि कोडिंग वगैरह जब हम करते हैं या हम टेक टेक के अंदर घुसते हैं, तो फिर हमें ऐसे कुछ चीज़ चाहिए, ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जो कि हर जगह समझ आए लोगों को। हम अकेले काम नहीं करते एक चीज़ पे, हमारे साथ एक पूरी टीम होती है। ठीक है, जॉइन हमने पढ़ लिए थे, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझा रखा है जॉइन को, देख लेते हैं। जॉइन का एग्जांपल, इनर जॉइन को क्या है, कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट्स रिटर्न करा देता है, RNO और RN। सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट RNO, हम इसके साथ सिलेक्ट करा सकते हैं स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ब्रांच, रिजल्ट डॉट SPI। RNO, नेम, ब्रांच और SPI ये सब सिलेक्ट करा है हमने फ्रॉम स्टूडेंट। इनर जॉइन क्या करा, रिजल्ट, स्टूडेंट के साथ हमने इनर जॉइन करा है रिजल्ट। रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट और रिजल्ट के अंदर जो भी RNO सेम होगा, 101 2 3 4 5 6, 101 102 105 104, इनका डेटा हमारे पास आ जाएगा, ये रहा। इन्हीं का डेटा आएगा जो कॉमन होंगे इसके बीच में यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन क्या कहता है, लेफ्ट आउटर जॉइन कहता है, इसी पे ही देखते हैं, अलग अलग करेंगे कंफ्यूजन होगी। अगर यहाँ पे हम इनर जॉइन की बजाय लेफ्ट आउटर जॉइन करते हैं, तो लेफ्ट वाले सारे डेटा हमारे पास आता, राइट वाला नहीं आता। कैसे, लेफ्ट में है हमारे पास 101 102 103 104 5 6, ये पूरा डेटा हमारे पास आता, 7 नहीं है तो ये नहीं आता, तो हमारी टेबल कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अगर यहीं हम राइट ज्वाइन लगाते हैं, राइट ज्वाइन का क्या मतलब है, राइट ज्वाइन से हमें मिलता कुछ डेटा ऐसे कि 101 2 4 5 7 वाले हमें पूरे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है तो ये कट जाता, और 3 नहीं है तो ये कट जाता, हमें मिलता ये वाला डेटा। नीचे टेबल्स हैं, हम देख लेते हैं एक बार क्या सब। लेफ्ट ज्वाइन जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट का सारा डेटा होगा, लेफ्ट के सारे डेटा में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है, 7 नहीं है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, राइट वाली टेबल में 7 नहीं है तो हमने 7 नहीं लिखा। पर एक चीज और नहीं, इसके अंदर 103 मिसिंग है, तो हम इसकी SPI कहाँ से लिखेंगे, देख लेते हैं। इस केस में हम SPI में नल भर देते हैं। ठीक है, अगर इसकी सेम राइट ज्वाइन का है, 1 0 1 2 4 5 7, इसका राइट ज्वाइन मतलब ये सारे आएंगे, 1 0 1 2 4 5 7, ये 7 वाली रो है, इन्होंने 107 भरना था। ठीक है, नेम है, यहाँ 7 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसमें ये नहीं भरा, SPI थी, SPI भर दिया। फुल आउटर ज्वाइन में सारा डेटा आ जाता है। 107 क्यों नहीं आया, यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो मांगा है RNO वो स्टूडेंट का मांगा है। ठीक है, हम एंटर तो करा रहे हैं, पर हम किसका RNO एंटर करा रहे हैं, रिजल्ट का, रिजल्ट डॉट RNO करा रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, क्रॉस ज्वाइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, ये वाली टेबल इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास दो इसके आएंगे। ठीक है, 1 रेड स्मॉल
वन रेड स्मॉल, वन रेड लार्ज, वन रेड लार्ज। इसके बाद क्रॉस ज्वाइन में दूसरा ज्वाइन क्या होगा, ब्लू का, ब्लू स्मॉल के साथ भी ज्वाइन होगा, ब्लू लार्ज के साथ भी ज्वाइन होगा। हमारे पास आएगा टू ब्लू स्मॉल एंड टू ब्लू लार्ज। ठीक है। अब लास्ट है हमारा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में एक टेबल जो है अपने साथ ही ज्वाइन कर जाती है, जैसे नाम है सेल्फ। क्या है यहाँ पे हमने किया क्या, हमने किया सिलेक्ट ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम देखा, एंड एम डॉट नेम एज एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन एम्प्लॉय एम। हमने दो एम्प्लॉय देखे, हमारे पास अगर एम्प्लॉय ई है और एम्प्लॉय एम है, हमने इसे क्या करा, जोड़ दिया, तो हमारे पास एम्प्लॉय और मैनेजर का नेम ऐसे आया। ठीक है। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है डीसीएल की कमांड्स। हमने डीडीएल देख लिया, हमने डीएमएल देख लिया, डीसीएल अभी हम देख रहे हैं, और टीसीएल हमारा आ गया है थर्ड यूनिट में। तो हमारी सारी एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। डीसीएल में हमारे पास कुछ गिनी चुनी ही कमांड है। पहली है ग्रांट। ग्रांट क्या है, प्रिविलेज देने के काम आती है। हम कैसे लिखेंगे ग्रांट, उसके बाद हमें किस चीज़ का प्रिविलेज देना है, सिलेक्ट कर सकते हैं अपडेट, ये दो चीज़ों का प्रिविलेज मैंने दिया है किसे, ऑन माई टेबल, अपनी टेबल में से, टू सम यूजर कॉमा अनदर यूजर। हम क्या करेंगे, ग्रांट, क्या क्या ग्रांट कर दिया, जो भी ग्रांट किया वो लिख दिया, ऑन, अपनी जो भी टेबल है, अपना जो भी डेस्कटॉप है, उसका नाम टू यूजर, कौन यूजर है, और ज्यादा यूजर है तो कॉमा डाल के हम ऐसे यूजर डाल सकते हैं। ठीक है। ये वैसे पता होनी चाहिए, बस इनके पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। लिखते कैसे हैं कमांड, ये पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि कमांड लिखनी है सिलेक्ट और अपडेट करने की, मुझे अगर किसी को एक्सेस देनी है कि वो सिलेक्ट कर पाए और अपडेट कर पाए टेबल में, मेरी टेबल में, तो फिर मुझे कैसे लिखना होगा, ग्रांट, ग्रांट एक्सेस देने के लिए सिलेक्ट कॉमा अपडेट ऑन कौन सी टेबल, माई टेबल, टू यूजर के नाम। ठीक है। रिवोक, रिवोक क्या करता है, इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। अब मैंने कमांड एक्सेस तो दे दी, वापस कैसे लूंगा, वापस लेंगे सेम ही तरीका है, रिवोक कर दिया, क्या क्या कमांड, क्या क्या एक्सेस वापस लेनी है, सिलेक्ट कमांड दी थी तो वापस ले ली, ऑन कौन सी टेबल, फ्रॉम यूजर का नाम। तो ज्यादा फर्क नहीं है, देख लेते हैं, ग्रांट या रिवोक। ठीक है। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं यहाँ लिख दिए, यहाँ ऑपरेशंस आ जाएंगे, ये खुद से लिखना है, ऑन टेबल का नाम, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम का डिफरेंस आ गया। ग्रांट के केस में हम टू लिखेंगे, रिवोक के केस में हम फ्रॉम लिखेंगे, यहाँ पे यूजर आ जाएंगे। ठीक है। बस यही डिफरेंस है, ग्रांट टू, रिवोक, फ्रॉम, कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं। तो जब मैंने सिलेक्ट और अपडेट की कमांड दी एक टेबल पे कुछ यूजर को, तो उसे वापस लेने के लिए लिखूंगा रिवोक सिलेक्ट अपडेट ऑन माई टेबल फ्रॉम यूजर वन यूजर टू। ठीक है। अब ये कमिट वगैरह जो है, कमिट रोल बैक सेव पॉइंट, ये हमारा टीसीएल में देखेंगे, इसमें हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि सब क्वेरी क्या होती है। सब क्वेरी, सब क्वेरी क्या मतलब है, हम एसक्यूएल के अंदर इतनी देर से क्वेरीज पास कर रहे थे, क्वेरीज पास कर रहे थे, QUERIES, क्वेरीज। अब जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिख देते हैं, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख देंगे, तो इसी को हम सब क्वेरी कहते हैं। मेनली हमारे पास तीन तरह की सब क्वेरीज होती हैं। कौन कौन सी, हमारे पास है मल्टीपल सब क्वेरीज, मल्टीपल सब क्वेरी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक क्वेरी है, उसके अंदर एक और क्वेरी है, उसके अंदर एक और क्वेरी है, तो ऐसे रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल लाइन सब क्वेरी, सिंगल लाइन सब क्वेरी। इसमें हमें
एक सिंगल लाइन रिटर्न करनी होती है एज आउटपुट। सिंगल सिंगल लाइन नहीं होगा, सिंगल रो होगा, सिंगल रो एज आउटपुट। और लास्ट आता है हमारा मल्टीपल रो सब क्वेरी। ये क्या रिटर्न करता है? ये करता है मल्टीपल रोज एज आउटपुट। ठीक है, लिखते कैसे हैं इन्हें देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ एक टेबल। कम से कम दो टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट आईडी, नेम, और यहाँ पे देख लेते हैं पेमेंट आईडी। पी आईडी मतलब पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी से यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट आईडी, फीस, और फीस कितनी थी, और मंथ कौन से महीने की फीस है। ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं, पे करी है या नहीं, पेड। ठीक है, पे करी होगी तभी लिखेंगे इस टेबल में, तो ये ठीक है ऐसे ही। अभी हम देखेंगे, अगर मुझे चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे अगर चाहिए डेटा उन बच्चों का, मुझे SID कॉमा नेम चाहिए उन बच्चों का जिन्होंने फीस पे कर दी है फॉर द मंथ अगस्त अगस्त। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इनका, स्टूडेंट एंड फीस। ठीक है, मैं करूँगा सिलेक्ट SID और एस नेम, SID कॉमा नेम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से कर दिया, वेयर, वेयर क्या होगा, PID इन, PID इन क्या, अब यहाँ से शुरू करेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट PID फ्रॉम फीस वेयर मंथ इक्वल्स अगस्त। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे, थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। हमने क्या करा, ठीक है, हमने करा यहाँ पे SID और एस नेम रिटर्न कराया फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर PID इन। इनका क्या मतलब है, जब हमने एक क्वेरी लिखी है अंदर, इसके अंदर क्या रिटर्न होगा, इसके अंदर रिटर्न होगी PID। PID किस किस की, जिन्होंने वेयर मंथ इक्वल्स टू अगस्त अगस्त। ठीक है, मंथ यहाँ पे अगस्त के साथ में जो भी PID है, अगस्त के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी PID है वो रिटर्न होगी। देखते हैं, पहले अंदर की क्वेरी से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आएंगे। हमारे पास आएगी PID, इसके अंदर कुछ आईडीज आएंगी। ठीक है, अंदर की क्वेरी रिटर्न करेगी एक टेबल जिसके अंदर PID होगी, जिसके अंदर कुछ आईडीज होंगी। अब बाहर वाली क्वेरी क्या कह रही है, बाहर वाली क्वेरी कह रही है कि हमें SID और नेम किसका रिटर्न कराना है, टेबल में उनका जिनकी PID इसमें आती है। इनका क्या मतलब है, इसने जो टेबल सेंड करी उसमें क्या होगा, इनसाइड दिस टेबल जिस जिसकी भी PID होगी उसका डेटा रिटर्न करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा SID और नेम उन बच्चों का जिनकी PID इस टेबल में आती है, और इस टेबल में किसकी PID आती है, जिन्होंने अगस्त में फीस पे करी है। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट SID कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर PID इन,
यहाँ पे पढ़ेंगे पहले। हमने पहले एक टेबल रिटर्न कराई जिसमें पीआईडी है उन बच्चों की, पीआईडी है उन पेमेंट्स की जो अगस्त में की गई हैं। इस टेबल के अंदर वो पीआईडी हैं जो अगस्त में करी गई हैं पे। ठीक है। अब ये पीआईडी से हम कंपेयर करेंगे, ये वाली पीआईडी से हम कंपेयर करेंगे ये वाली पीआईडी। ठीक है। अगस्त की पीआईडी से इसे कंपेयर करा और यहाँ पे जो भी मैच हो गई उनका हमने बच्चों का नाम दे दिया कि अगस्त में जिन जिन बच्चों ने फीस पे करी उनकी आईडी और नेम यहाँ ऐसे सामने आ गई। ठीक है। एक बार अगर समझ ना आया हो तो इसे दोबारा प्ले करके देखना इस वाले पार्ट को। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है हम इन यूज़ करें हमेशा। इन कब यूज़ होता है? इन यूज़ होता है जब हम एक टेबल रिटर्न कराते हैं सब क्वेरी के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल रोज होती हैं। पर अगर हमें पता है कि रो एक सिंगल रिटर्न होके आने वाली है तो हम क्या करेंगे, उस सिंगल रो के लिए हम इक्वल्स टू रिटर्न इक्वल्स टू लिखते हैं। कैसे? अगर हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर है एस आई डी, एस नेम और क्या हुआ, मार्क्स। यहाँ पे आ जाएगी मार्क्स और रैंक। ठीक है। हमने दो टेबल बनाई, एक रैंक की है जो हमें बताती है कितने रैंक पे कितने मार्क्स आए हैं, और एक टेबल है स्टूडेंट की जिसमें बताते हैं हमें कौन से स्टूडेंट के क्या मार्क्स आए हैं। ठीक है। अगर मुझे रिटर्न करनी है एक बंदे का क्या, अगर एक स्टूडेंट का मेरे को डेटा रिटर्न करना है आईडी और नेम जिसकी रैंक 1 है तो कैसे होगा, रैंक 1 वाला बच्चा सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहले तो सिलेक्ट एस आई डी कॉमा एस नेम, किसका, पहले तो फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से हमें ये रिटर्न कराना है वेयर, वेयर क्या है, मार्क्स इक्वल टू। अब इक्वल टू के अंदर हम यहाँ का क्या डालेंगे, सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं है, सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम रैंक वेयर, रैंक्स कर देते हैं इसे, रैंक्स वेयर रैंक इक्वल्स 1। ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये अंदर वाली सब क्वेरी चलेगी तो ये क्या रिटर्न करेगी, सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम रैंक वेयर रैंक इक्वल्स टू 1। जहाँ पे भी रैंक 1 होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मार्क्स होंगे वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो हमारे पास एक टेबल आएगी मार्क्स और इसके अंदर मार्क्स लिखे होंगे एक ही बच्चे के जिसकी रैंक 1 है। अब उसे हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, मार्क्स से कर रहे हैं, इधर इधर हम ढूंढेंगे वो मार्क्स जो कि रिटर्न हुए हैं और उस बच्चे की आईडी और नेम रिटर्न कर देंगे। हमें पता है ये क्या होगी, रैंक 1 की आईडी। ठीक है। ये है हमारा एक एग्जाम्पल सिंगल रो सब क्वेरी का, क्योंकि ये सिर्फ एक ही रो रिटर्न करेगी, एक से ज़्यादा रो रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और टेबल बना लें, इस बार हम ग्रेड दे रहे हैं सेम ही बच्चों को, एस आई डी एस नेम और ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे मार्क्स। ठीक है। और यहाँ आएगा साथ में मार्क्स और ग्रेड। ठीक है। क्या करेंगे, जिनका भी ग्रेड बी आया है, या देखते हैं हमारे पास ए से लेकर आगे जहाँ भी जा रहे हैं एफ तक ग्रेड है, तो मुझे चाहिए कि जिनका भी ग्रेड ए नहीं आया वो रिटर्न कराने हैं। ठीक है। कैसे होगा, इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट और ये है ग्रेड। पहले हम स्टूडेंट के अंदर क्या चाहिए वो लिखेंगे, हमें चाहिए स्टूडेंट से सिलेक्ट एस आई डी कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है।
इससे क्या होगा, वेयर ग्रेड, ग्रेड नहीं है सॉरी, मार्क्स, मार्क्स इन। अब यहाँ पे इन इसलिए यूज करा है क्योंकि बहुत सारे मार्क्स होंगे जिनके ग्रेड ए नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर मार्क्स के लिए ग्रेड ए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। तो मार्क्स हम रिटर्न करेंगे उसके जिसका ग्रेड ए नहीं है। ठीक है, अंदर लिखेंगे सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम ग्रेड्स, ग्रेड्स वेयर ग्रेड नॉट इक्वल्स टू ए। ठीक है, जहाँ पे ग्रेड ए के बराबर नहीं है, हमने पहले उसकी रो रिटर्न कराई, हमारे पास एक रो आएगी, एक रो नहीं, हमारे पास एक कॉलम आएगा मार्क्स का, जिनके अंदर वो सारे मार्क्स लिखे होंगे जिनका ग्रेड ए नहीं है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, तो क्या कंपेयर होगा, ये कंपैरिजन यहाँ पे होगा इस टेबल में कि ये मार्क्स जिस जिसके मैच कर रहे हैं उन उन बच्चों का हम आईडी और नेम रिटर्न करा देंगे फ्रॉम स्टूडेंट। ये है एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रो सब क्वेरी। ठीक है, ये है हमारी मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब हम देखते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स वाली, क्या है, मल्टीपल सब क्वेरीज। ठीक है, इसके अंदर हमें चाहिए होंगी तीन चीजें, एस आई डी, एस नेम, और हमने देख लिया एडमिशन नंबर। ठीक है, हमारे पास है स्टूडेंट का डेटा जिसके अंदर उसका नाम और एडमिशन, एडमिशन नंबर नहीं, इसे देखेंगे, इसके अंदर है हॉल कोड। हॉल में एंटर करने के लिए, एग्जाम हॉल में एंटर करने के लिए कुछ कोड दिया है हर बच्चों को, वो कोड लिखा है। दूसरा हम देखेंगे हॉल, इसमें है हमारे पास हॉल कोड, और क्या है, हॉल कोड के साथ हम देख सकते हैं डेटा ऑफ हॉल, कौन सा है, कौन से हॉल का, हमने मान लो एक हॉल में चार हॉल में पेपर दे रहे हैं, 1 2 3 4, और चारों हॉल में जो पेपर दे रहे बच्चे उनका पेपर वहीं चेक हो रहा है, तो हम उस हॉल का भी डेटा रख रहे हैं अपने पास। ठीक है, हॉल हो गया, और यहाँ पे लास्ट में ये रिटर्न करते हैं एक आंसर की, हर एक बच्चे की एक आंसर की है, आंसर की यहाँ पे जा रही है ANS के नाम से, आंसर की और ग्रेड। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। हो क्या रहा है यहाँ पे, हर एक बच्चा है जिसको एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चों को एक हॉल कोड दिया जा रहा है, जिसे वो हॉल में एंटर करते हैं, हर एक बच्चे का एक यूनिक हॉल कोड है, उस हॉल के अंदर वो पेपर देते हैं और वहीं से वो पेपर चेक होके एक डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर डाला जा रहा है, टेबल के अंदर, जिसमें आंसर की और ग्रेड है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे, हमें चाहिए उन उन बच्चों का डेटा, कौन सा डेटा, SID और S नेम, जिनका ग्रेड ए है, टॉप ग्रेड वाले बच्चों का डेटा चाहिए हमें। हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, जो भी हमें चाहिए होता है हम उसे सबसे बाहर लिखते हैं, फिर हम उसे बैक ट्रैकिंग करके वापस जाते हैं कि हमें चाहिए कहाँ से, हमें ग्रेड चाहिए, हम इधर से ग्रेड, और दूसरा क्या देखेंगे, आंसर की, आंसर की को इधर से कंपेयर करेंगे, इधर से हॉल की और हॉल कोड से हम इधर आएंगे, इधर से हमारा डेटा वापस मिलेगा। ठीक है, सिलेक्ट SID S नेम फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हॉल कोड n, हॉल कोड किस में होगा देखते हैं, वेयर हॉल कोड n, यहाँ पे करेंगे हम सिलेक्ट हॉल कोड फ्रॉम हॉल वेयर आंसर की n। अब आंसर की ढूंढने के लिए हम निकालेंगे एक और जगह, यहाँ से ग्रेड आएगा, सिलेक्ट आंसर की फ्रॉम ANS वेयर ग्रेड
इक्वल्स ए। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे ये बंद और ये बंद। देखते हैं वो क्या रहा है। हमारे पास है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे अंदर वाली क्या रिटर्न करिए। सिलेक्ट आंसर की फ्रॉम आंसर वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए। यहाँ से एक टेबल रिटर्न होगी जिसके अंदर आंसर की होगी, कुछ अमाउंट ऑफ आंसर कीज होंगी उन बच्चों की जिनका ग्रेड ए है। फिर वो यहाँ पे कंपेयर की जाएंगी इस टेबल से। ठीक है, कैसे? यहाँ पे इस टेबल में आंसर कीज कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे हॉल कोड रिटर्न करेंगे। यहाँ से हॉल कोड रिटर्न होगा उन बच्चों का जिनकी आंसर की मैच कर गई सब क्वेरी से। और लास्ट में जब हम जाएंगे सबसे बाहर यहाँ पे, तो क्या रिटर्न होगा? हमारे पास रिटर्न होगा सिलेक्ट एस आई डी कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हॉल कोड इन। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे हॉल कोड बच्चों से। हॉल कोड जो है इधर से रिटर्न करा हुआ हॉल कोड इधर कंपेयर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग बच्चे हैं जिनसे मैच कर जाए उनका, उनकी एस आई डी कॉमा एस नेम रिटर्न हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ टेबल। और ये तो हमें पता चलेगा ये वो बच्चे हैं जिनका ग्रेड ए आया है। ठीक है, ये था हमारा मल्टीपल सब क्वेरी का एग्जाम्पल। मल्टीपल सब क्वेरी। ठीक है, तीनों तरह की सब क्वेरी हमने कवर कर लिए हैं। देखते हैं हमारे पास अब लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है हमें देखना है कि ग्रुप बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है और इन्हें यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय जैसे हमने पहले देखा। ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय होता है यूज करने के लिए जब हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। तो बाय ग्रुप जब हमें डेटा रिटर्न कराना होता है उसमें हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है? ऑर्डर बाय जो है हमारा किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में रिटर्न कराने के काम आता है। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, क्या है? एस आई डी, मार्क्स और डिपार्टमेंट। कॉलेज का डेटा है, आईडी के हिसाब से मार्क्स और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि हर डिपार्टमेंट के एवरेज मार्क्स मैं देखूं, तो कैसे देखूंगा? सिलेक्ट एवरेज मार्क्स। ठीक है, नाम दे सकते हैं इसका, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम डिपार्टमेंट DEPT। अब क्या करेंगे यहाँ पे? और ग्रुप कर देंगे इसे। ग्रुप बाय, रुको पहले यहीं से इसे चला के देखते हैं। एक एक कमांड ऐड करके दिखाऊंगा कैसे कैसे आता है। अगर हमने यही कमांड लिखी बस, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? हमारे आउटपुट में आएगी ऐसा, एवरेज मार्क्स। और यहाँ पे एक ही रो में एवरेज मार्क्स होंगे सारे डेटा के। पर मुझे चाहिए कि मैं डिपार्टमेंट वाइज मार्क्स देख लूँ। ठीक है, ये तो सारे ही कॉलेज का एवरेज मार्क्स आ गए ना, सारे डिपार्टमेंट के मिला के। मुझे चाहिए अब डिपार्टमेंट वाइज मैं देखूंगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप कैसे करेंगे? मार्क्स को ग्रुप करेंगे बाय डिपार्टमेंट। इसका नाम बदल देते, टेबल का मार्क्स रख देते, एस मार्क्स। अब इतना लिखने से ग्रुप बाय लिखते ही क्या होगा? यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं, कॉमा डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा? हमारी जो टेबल है वो दो चीजें रिटर्न करेगी। पहले तो जो हमने लिखा है मार्क्स और डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एवरेज मार्क्स यहाँ लिखा होगा। मान लो CSE है, उसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो हैं
8.1 जीपीए, जीपीए में बात कर रहे हैं हम। और मैकेनिकल है, उसके हैं 8.4। हमारे पास आईटी है, उसके हैं 9। तो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। पहले हमारा जो डेटा आ रहा था वो बस यही आ रहा था कि एवरेज मार्क्स क्या रिटर्न करेगा। मान लो एवरेज है हमारा 7.4, तो ये था, ये फर्क आया हमने ग्रुप बाय करने से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज ऐड कर लेते हैं। जैसे ये अभी अनऑर्डर्ड है, 8.1, 8.4, 9.0, ये है। मैंने इसे लिख दिया कि इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, इसे कर लेंगे हम 7.6, ठीक है। तो अब ये अनइवन सा है, 8.1, 8.4, 7.6। अब मेरे को चाहिए कि मैं ऐसे ले लूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करूँगा, ऑर्डर बाय, यहाँ पे हो जाएगा एवरेज ऑफ मार्क्स। या तो इसे और अच्छा सा सजाने के लिए हम कैसे कर देंगे, एवरेज मार्क्स को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज मार्क्स एज एवीजी, ठीक है। ऑर्डर बाय एवीजी, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर बाय जब हम लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहता है। तो ये जो डेटा है हमारा अब कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे। हमने इनका ऑर्डर बदल दिया है तो ये भी बदल जाएगा, पहले डेप्थ फिर एवीजी, ठीक है। अब असेंडिंग में लिखा है तो सबसे पहले आएगा 7.6 आईटी का, देन 8.1 सीएस का, देन 8.4 मैकेनिकल का, ठीक है। ये डेटा को यहाँ से यहाँ ले जाने में कौन हेल्प करता है, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। अब लास्ट चीज क्या देख ले, मेरे को मजा नहीं आया। अब मेरे को चाहिए सबसे ऊपर सबसे बढ़िया नंबर हो, एवरेज के हटा के, ठीक है। तो डिसेंडिंग में डालने के लिए हम क्या करेंगे, DESC लिख देंगे। ये हमारी जो टेबल है वो उल्टी हो जाएगी इससे, ठीक है। हमारी टेबल बनेगी 8.4, 8.1, 7.6, मैकेनिकल सबसे ऊपर है, देन आईटी है, सॉरी यहाँ पे सीएसई है, देन आईटी है, ठीक है। ये हेल्प करता है हमें करने के लिए ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। लास्ट टॉपिक, व्यू। व्यू क्या है, जब हम किसी टेबल को देखना चाह रहे हैं तो उसे ही व्यू कहते हैं। व्यू आर वर्चुअल टेबल कंपाइल्ड एट रन टाइम, रन टाइम के टाइम पे टेबल बना देता है। द डेटा एसोसिएटेड विद व्यूज आर नॉट फिजिकली स्टोर्ड इन द व्यू, ठीक है, बट इट इज स्टोर्ड इन बेस टेबल। व्यू जो है, अब हम जब सिलेक्ट कमांड यूज कर रहे थे उसमें हम एक ही टेबल यूज कर रहे थे, या और टेबल को यूज करने के लिए ई डॉट वगैरह लिख रहे थे। व्यू में भी सेम चीज होती है। व्यू में हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा टेबल का हम व्यू ले लेते हैं कि टेबल के अंदर है क्या, ठीक है। एक व्यू के अंदर क्वेरी भी चल जाती हैं। अब दो तरह के व्यू होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। कुछ नहीं है, इसके अंदर हम सिलेक्ट ही यूज कर रहे हैं, पर हम इसका नाम दे रहे हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे है क्रिएट व्यू एम सिलेक्ट एज। अब हमने एम सिलेक्ट के अंदर भरा क्या, ई आई डी, ई नेम और डिपार्टमेंट। ई आई डी, ई नेम और डिपार्टमेंट, हमने इस टेबल की भी एक अलग टेबल बना दी, ठीक है। हमारे पास एक नई टेबल आई है, ई आई डी, ई नेम और डिपार्टमेंट, बस ये हमारा व्यू है, ठीक है। अब सिंपल व्यू क्या होता है, व्हेन वी क्रिएट अ व्यू ऑन अ सिंगल टेबल इट इज कॉल्ड सिंपल व्यू। सिंगल व्यू की बनाई हुई, सिंगल टेबल का बनाया हुआ व्यू, सिंगल टेबल का बनाया हुआ व्यू जो है हमारा सिंपल व्यू होता है, ठीक है। ये देख लेना। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या है, जब हम एक से ज्यादा टेबल का व्यू बनाते हैं तो देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स व्यू। हम इसमें डेटा डाल नहीं सकते, यू कांट इंसर्ट डेटा इन अ कॉम्प्लेक्स व्यू, यू कैन ओनली अपडेट इन अ कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे अगर हम देखें, वी कैन डिलीट एंड अपडेट एंड इंसर्ट डेटा इन अ सिंपल व्यू। ये देखो डिफरेंस क्या है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, सिंपल के अंदर हमारी एक ही टेबल आती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स आती हैं, ठीक है। इससे हम इंसर्शन कर सकते हैं,
इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर इंसर्शन इज नॉट अलाउड। यहाँ अलाउड है, यहाँ नहीं है। ठीक है। और क्या है, डिलीट अपडेट भी हम यहाँ कर सकते हैं, अप्लाइड ऑन एंड दैट चेंजेस आर अप्लाइड ऑन द बेस टेबल। यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स व्यू कैन कंटेन जॉइन कंडीशन, ग्रुप बाय क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है। कॉम्प्लेक्स व्यू कैसे है, जैसे क्रिएट व्यू, एम्प व्यू, इसके अंदर क्या करा, सिलेक्ट एम्प्लॉय ईआईडी, एम्प्लॉय नेम, एक कंडीशन के साथ जोड़ दिया, ऑन एम्प्लॉय ईआईडी इक्वल टू कॉन्कैट डिटेल्स, हमने इनर जॉइन लगाया है। यहाँ पे जो जो कॉमन है ईआईडी में 101234123 तो सारी ही टेबल एक साथ जुड़ जाएगी। क्या क्या जुड़ेगा, आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल की सिटी, सिटी, नेम और आईडी, ये जुड़ जाएगा। ये हमारी व्यू है।